Assalamu alaikum everyone. I initially thought of waiting for other participants to join, but I guess since we are already 7 minutes over our prescribed time, so we should start. The topic today, which I'll be covering, is the principles of interpretation of statutes. Now, this particular subject of this topic is very important for law students, for practicing advocates, attorneys, and for judicial officers as well. So this topic is not confined to a particular sub syllabus or a particular act. ये जो टॉपिक है ये एक पर्टिकुलर एक्ट पे इन्हिसार नहीं है इसका। ये एक बड़ा एब्स्ट्रैक्ट सा और एक वाइड सा टॉपिक है। इसमें इस तरह नहीं होता कि आप कोई पर्टिकुलर कोई एक्ट पढ़ते हैं और उसको समझते हैं। ये बल्कि हमें हमारे जो लॉज हैं उन्हें समझने की सलाहियत देता है। प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट जब आप स्टडी करते हैं तो इसमें आपको पता लगता है कि हम किसी लॉ को इंटरप्रेट कैसे कर सकते हैं। अब इंटरप्रिटेशन कानून की ज़रूरी क्यों है? लॉज आर द क्रिएशन ऑफ द लेजिस्लेचर। आपकी जो असेंबलीज हैं वहाँ पे आपके कानून बनते हैं। जब वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन जाते हैं तो वो आने वाले दौर के लिए वो लॉज तो सेम रहेंगे, लेकिन हमें दौर के चेंज होने के साथ, सोशल चेंज होने के साथ हमें लीगल चेंज भी लाना पड़ता है। लीगल चेंज हर बार ऐसे नहीं लाया जाता कि आप जो है अमेंडमेंट्स करें। आपको उस लॉ को इंटरप्रेट भी करना पड़ता है ताकि मॉडर्न टाइम्स के में भी वो एप्लीकेबल हो। इसकी मिसाल मैं आपको आपके दीन से देता हूँ। हमारी जो सबसे मुकद्दस किताब है कुरान मजीद, वो 1400 साल पहले हमें मिल चुकी थी। और वो किताब अभी तक, उस किताब में जो कवानीन लिखे गए हैं, जो उसूल लिखे गए हैं, वो वही हैं। लेकिन वो क्या होते हैं, हमारे जो मुफ्ती हैं, उल्मा हैं, मुज्तहिदीन हैं, वो उसको इंटरप्रेट करते हैं उन प्रिंसिपल्स को थ्रू सुन्ना, थ्रू हदीस एंड थ्रू अदर प्रिंसिपल्स विच इंक्लूड इज्तिहाद, कियास, इजमा। तो एक ऐसा, इसी तरह जिस तरह हमारा मजहबी हमारी एक किताब है जो कि लिखी गई है और उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं आई, वो वही चीज़ है, लेकिन हम उसे आने वाले दौर के साथ उसको इंटरप्रेट करते हैं और समझते हैं और वो आज तक एप्लीकेबल है। इसी तरह जब लॉज इनेक्ट होते हैं तो कोशिश की जाती है कि उन लॉज को दौर के साथ उसको जो है ना इंटरप्रेट किया जाए। और जहाँ पे ऐसी इंटरप्रिटेशन की जो फैसिलिटी है वो अवेलेबल नहीं होती, फिर हम प्रॉपर अमेंडमेंट ले आते हैं ताकि उस लॉ के अंदर कुछ चेंजेस ला सकें। सो जो प्रिंसिपल ऑफ इंटरप्रिटेशन है वो हमें बताता है कि कानून का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ पर्टिकुलर स्टैट्यूट, व्हाट डज इट इंटेंड टू से, व्हाट इज इट्स पर्पस, ये किस मकसद के लिए इनेक्ट किया गया है, और कौन से राइट्स देता है, कौन से प्रिविलेजेस देता है। अब ये जो सेशन है, ये जो टॉपिक है, ये सबसे ज़्यादा जो बेनिफिशियल है वो लॉ स्टूडेंट्स के लिए, वकला हजरात के लिए और जुडिशल ऑफिसर्स के लिए, क्योंकि उन्होंने इस टॉपिक से रोज़मर्रा रूटीन में डील करना है। जब आप एक वकील हैं तो आपने, जब आप एक कानून पढ़ते हैं तो आप जब उसकी इंटरप्रिटेशन के प्रिंसिपल्स आपको पता होंगे तो आप एक नई इंटरप्रिटेशन कोर्ट के सामने रख सकते हैं। फिर कोर्ट जो है उस नई इंटरप्रिटेशन को अडॉप्ट कर सकती है। इसी तरह जब आप एक जुडिशियल ऑफिसर हैं तो आप जब जजमेंट देंगे, आप जब फैसला देंगे, तो आप इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं किसी कानून की। हम देखते हैं हमारे जो केसेस हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजंस आप देख लें लैंडमार्क, उसके अंदर जो है वो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट का ही सहारा लिया जाता है। और हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी डॉक्ट्राइंस मौजूद हैं, जो सारी डॉक्ट्राइंस इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट से ही निकली हैं। सबसे पहली डॉक्ट्राइन जो कि इंडिया में इवॉल्व की 1950s के अंदर केशवानंदन भारती में, वो है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन का जो केस पाकिस्तान में आया वो है रावलपिंडी बार एसोसिएशन केस। वो मैं आपसे इधर उसकी साइटेशन लिख देता हूँ। ये 2014 का रावलपिंडी बार एसोसिएशन केस, जिसमें बताया गया बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन होती क्या। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन या थ्योरी वो प्रिंसिपल ऑफ इंटरप्रिटेशन है जो बताता है कि आपके आइन के अंदर कुछ ऐसी प्रोविजंस हैं जो कि अमेंडमेंट के थ्रू भी आप चेंज नहीं कर सकते। वरना जो जनरल कॉन्सेप्ट है वो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन
को आप अमेंडमेंट के थ्रू आप उसकी प्रोविजंस चेंज कर सकते हो, लेकिन उन्होंने कहा कुछ ऐसे सेलिएंट फीचर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के जिन्हें आप चेंज नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे आर्टिकल 8 से 28 जो आपके फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स हैं वो, फिर आर्टिकल 2 है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का, इस तरह, और जो इस्लामिक नेचर है, ये ऐसा बेसिक ढांचा है कॉन्स्टिट्यूशन का कि जिसे आप अमेंडमेंट के थ्रू भी चेंज नहीं कर सकते, ये उसका बेसिक स्ट्रक्चर है। तो ये भी हमारे पास जो है, ये एक एग्जांपल है हमारे पास इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट की, कि किस तरह हम एक प्रिंसिपल को लगा के एक के जो कोर्ट जो है वो फैसला देती है कि कॉन्स्टिट्यूशन किस हद तक हम अमेंड कर सकते हैं, किस हद तक हम नहीं कर सकते। ये आपके साथ इंडियन केस लॉ भी मैंने शेयर कर दिया जहां इस डॉक्ट्रिन इवॉल्व की थी। ये मैंने आपको एक मिसाल दिया। इसी तरह मुख्तलिफ जो स्टैट्यूट्स होते हैं, मुख्तलिफ इनैक्टमेंट होती हैं, उनको डिफरेंट प्रिंसिपल्स के थ्रू हम समझते हैं और हम कोशिश करते हैं कि इस लॉ का बेहतरीन इस्तेमाल किया जा सके। देखें, हर चीज़ परफेक्ट नहीं होती। जो कानून बनाने वाले बैठे हैं वो भी आपके और मेरे जैसे हैं। सो उन लोगों से भी कुछ गलतियां हो सकती हैं, कुछ कोताहियां हो सकती हैं। सो ऑल दोज फॉल्ट्स और ऑल दोज शॉर्ट कमिंग्स इन अ पर्टिकुलर स्टैट्यूट, उसको रेक्टिफाई करना, उसको क्योर करना, वो काम है आपकी जुडिशरी का। जुडिशरी में आपके फैसला कौन देते हैं? आपके जजेस, लेकिन जजेस को असिस्ट करना किसका काम है? वुकला का। So if a lawyer is well equipped with the knowledge of interpretation of statute, he can assist the judge in that manner। जब आपको पता होगा कि ये प्रिंसिपल्स हैं, ये एक्ट के अंदर ये फॉल्ट है, तो आप वो जज को बेहतर एक्सप्लेन कर सकोगे और इस तरह वो फिर जज उस तरह से फैसला कर सकता है। लेकिन जब आपको इन प्रिंसिपल्स को पता ही ना हो, आपको हो के कानून में जो लिखा है वो तो वैसे का वैसा है, तो फिर तो आप एक डायनामिक लॉयर कभी नहीं बन सकते, आप एक डायनामिक जज नहीं बन सकते। बीइंग अ सिटीजन ऑफ द स्टेट ऑल्सो, आपको पता होना चाहिए कि इस एक्ट का मकसद क्या है, इसका बैकड्रॉप क्या है और इसके क्या जो है इसके पर्पस क्या है। तो आज के सेशन में मैंने अभी आपको उसका कॉन्टेक्स्ट बताया कि इसकी जो नॉलेज है इन प्रिंसिपल्स का वो ज़रूरी क्यों है और उसका यूज़ कहाँ है, उसका स्कोप क्या है। अब मैं आपसे कुछ ऐसे इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट के प्रिंसिपल्स डिस्कस करूंगा। सारे प्रिंसिपल्स तो शायद इस सेशन में ना हो सकें, लेकिन मैं कोशिश करूंगा मेजर प्रिंसिपल्स आपके साथ डिस्कस कर दूं। और ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये हमें कॉमन लॉ जुरिस्डिक्शन से, यूके यूएस लॉ से इवॉल्व करते हुए नजर आए हैं, जिनको फिर इंडो पाक लीगल सिस्टम में भी इनकॉर्पोरेट किया गया है। हमारे से 40-50 साल पहले इंडियन जुडिशरी और इंडियन लीगल सिस्टम ने अडॉप्ट कर लिया, फिर अब हम आहिस्ता आहिस्ता उन्हें अडॉप्ट कर रहे हैं। जो तीन मेजर और सिंपल प्रिंसिपल्स है ना, जो आपको, एक टीचर को, एक जज को, एक वकील को पता होना जो जरूरी है, तीन प्राइमरी प्रिंसिपल्स, वो हैं द लिटरल रूल, द गोल्डन रूल और द मिसचीफ रूल। ये मैं आपके साथ टाइप भी कर देता हूँ। ये तीन प्रिंसिपल्स हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट के, जो बेसिक हैं। उसके आगे जो मैक्सिम्स वगैरह हैं वो एडवांस फॉर्म है। तो अभी मैं आपको बेसिक इन तीनों का आपको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले हमारे पास है लिटरल रूल। अब लिटरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन कहता है कि एक स्टैचूट के अंदर जो वर्डिंग यूज की गई है, जो फ्रेजेस हैं, उसको एज इट इज पढ़ा जाए और एज इट इज उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। इसके, अगर हम इस रूल को अप्लाई करते हैं तो आपके स्टैचूट के अंदर आप कोई भी चीज़ ऐड नहीं कर सकते, कोई चीज़ निकाल नहीं सकते, कोई आप इनोवेशन नहीं कर सकते, कोई उसकी और इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकते। इसके कुछ अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। इसके प्रोज या एडवांटेजेस ये हैं कि जो स्टैचूट की लैंग्वेज है, आप उस लैंग्वेज को स्ट्रिक्टो सेंसो अप्लाई तो कर लेते हैं, लेकिन हो सकता है जो स्टैचूट का पर्पस है वो फुलफिल ना हो। मिसाल के तौर पे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है, उसकी कुछ ऐसी प्रोविजंस हैं जो हार्श हो सकती हैं, जो लिटरल सेंस में अगर हम लें, और अगर हम इस प्रिंसिपल को लगाएं तो फिर अ, वही फैसला है और उसको ही इंटरप्रेट किया जाए, तो इससे वो बेनिफिट तो नहीं मिलेगा जो कि मिलना चाहिए था। इसका एक जो केसेस हैं इसके, वो यूके और यूएस जुरिस्डिक्शन के ज़्यादा देखने को मिलते हैं। यूके में केस आया था, वर्क प्लेस से रिलेटेड एक एक्ट था,
तो उसके अंदर एक बंदा जो है वर्कर वो इंजर हो गया वर्क प्लेस पे, वो कॉम्पनसेशन लेने आया। तो कोर्ट ने कॉम्पनसेशन नहीं दी क्योंकि उसको जो इंजरी हुई थी वो इंजरी उस एक्ट में लिखी नहीं हुई थी, बाकी सारी इंजरीज लिखी हुई थी, बस वो इंजरी नहीं लिखी थी। तो ये एक लिटरल इंटरप्रिटेशन की जज ने हार्श एक अप्लाई किया, अब उससे उस बंदे को रिलीफ तो नहीं मिला, लेकिन जो स्टैचूट में मौजूद थी चीज वो हुई। तो अगर इसकी बजाय जज दूसरे रूल्स यूज करते तो उसे रिलीफ मिल सकता था, जैसे कि गोल्डन रूल या मिसचीफ रूल। ये था हमारा लिटरल रूल कि एज इट इज इम्प्लीमेंट करना। दूसरा जो सबसे बेहतरीन रूल है वो है गोल्डन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन। गोल्डन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन का मतलब ये है कि जब आपके स्टैट्यूट में कोई एम्बिग्विटी होती है, कोई अनसर्टेनिटी होती है, तो उस अनसर्टेनिटी को रिमूव करने के लिए आप इंटरप्रिटेशन करते हैं, ताकि उसकी जो है ना सेंस पूरी हो। मिसाल के तौर पे एक ट्रांसजेंडर से रिलेटेड एक्ट आया था रिसेंटली, उसके अंदर ट्रांसजेंडर की डेफिनेशन दी हुई थी, दे विल बी आइडेंटिफाइड एज दिस एंड दिस, और ये उनके राइट्स वगैरह हैं। तो वो जो एम्बिगुअस प्रोविजंस है, कोर्ट उसको गोल्डन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन के थ्रू उसको इंटरप्रेट कर सकती है, ताकि आने वाले वक्त के लिए ये हमारे पास एक केस लॉ, एक प्रेसिडेंट सेट हो जाए, ताकि हम देख सकें कि इसको किस तरह से इंटरप्रेट किया गया। तो गोल्डन रूल का मकसद ये होता है कि अगर एक एक्ट में कोई फ्लॉ रह गया है, कोई कमी पेशी रह गई है, तो उसको इस तरह से इंटरप्रेट किया जाए जिससे उसका मकसद पूरा हो जाए और जो एम्बिग्विटी है, जो अनसर्टेनिटी है, वो खत्म हो जाए। हमारे पास फिर थर्ड आता है मिसचीफ रूल। मिसचीफ का मतलब होता है शरारत, कोई इस तरह की हरकत करना। और अगर हम इस प्रिंसिपल को देखें तो मिसचीफ रूल का मकसद ये है कि इस एक्ट को क्यों इंट्रोड्यूस करवाया गया था। हर एक एक्ट से पहले कोई एक्टिविटी होती है, कोई इवेंट होता है, उसके बाद हम उस पर लेजिस्लेशन होती है। लॉ ऑलवेज इज फॉलोड बाय द सोशल चेंज। सो पहले सोसाइटी में चेंज होता है, उसके बाद कानून बनते हैं। तो इसीलिए अब कोई इवेंट हो गया है, मिसाल के तौर पे कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज हैं, आपने उन क्रिमिनल एक्टिविटीज नहीं आई हैं, एआई से रिलेटेड एक्टिविटीज आ गई हैं। अब एआई से रिलेटेड एक्टिविटीज क्रिमिनल होने लग गई हैं, तो आप जो है आप एक लॉ पास करते हैं। मिसाल के तौर पे स्टूडेंट्स जो हैं वो चैट जीपीटी के थ्रू उसको यूज़ करते हैं, तो आप उस पे लॉ पास करते हैं कि चैट जीपीटी के थ्रू थीसिस वगैरह करने की पेनल्टी है वो एक्सेप्ट नहीं होगा, इस तरह से उसके यूजेस पे। तो वो एक्ट आप बना देते हैं। अब उस एक्ट के अंदर कुछ ऐसी सेक्शंस हो सकते हैं जो एम्बिगुअस हों। फिर वो जब केस जाता है कोर्ट में, तो कोर्ट उसमें मिस्चिफ रूल लगा सकती है। मिस्चिफ रूल का मकसद होता है देखना कि इस एक्ट का मकसद क्या था, ये कौन सी मिस्चिफ को, कौन से क्रिमिनल एक्टिविटी को क्योर करने के लिए आया था। यहाँ पे इस एक्ट का मतलब, जैसे मैंने आपको चैट जीपीटी वाले की एग्जांपल दी, यहाँ पे इस एक्ट का मकसद था कि चैट जीपीटी से होने वाली जो क्रिमिनल एक्टिविटीज हैं उनको खत्म करना, उन्हें पीनलाइज करना। तो उस मिस्चीफ रूल की इंटरप्रिटेशन करते हुए कोर्ट कुछ ऐसे एक्ट भी ऑफेंसेस बना सकती है जो उस एक्ट में शामिल नहीं थे। मिसाल के तौर पे अगर एक्ट का मकसद था कि चैट जीपीटी को थीसिस के लिए यूज करने पे जुर्म होगा, पेनल्टी होगी, तो जज अपना मिस्चीफ रूल अप्लाई करके इंटरप्रिटेशन का उस थीसिस के साथ उसके अंदर और चीजें इंक्लूड कर सकता है, कि चैट जीपीटी को प्रेजेंटेशंस के लिए यूज करना, चैट जीपीटी को असाइनमेंट्स के लिए यूज करना, चैट जीपीटी को एसे लिखने के लिए यूज करना। तो ये चीजें वो हैं जो एक्ट में तो शामिल नहीं थी, लेकिन आप अपने मिस्चीफ रूल के थ्रू उसको ऐड करके उसको और ज्यादा जो है सॉलिडिफाई कर सकते हो, और ज्यादा एग्जॉस्टिव कर सकते हो। तो ये बेसिकली इन तीन लीगल प्रिंसिपल्स का इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स का स्कोप है, कि ये तीनों अपनी अपनी डोमेन में क्या इफेक्ट्स रखते हैं और किस तरह इनको यूज किया जा सकता है जब भी आपके पास कोई केस आता है, उसके अंदर जब भी कोई लॉ पे बात करनी होती है उसके अंदर। तो ये तो हमारे पास थे जनरल थ्री प्रिंसिपल्स। अब मैं आपके साथ कुछ लीगल मैक्सिम्स भी शेयर करता हूँ। ये मैं इधर आपके साथ यहाँ टाइप भी कर देता हूँ। ये हमारे पास फर्स्ट मैक्सिम है, कॉन्टेम्पोरेनिया एक्सपोजिशो। ये मैक्सिम बताता है कि आपने अगर कोई स्टैचूट इंटरप्रेट करना है, तो आपने
उस बॉडी जिसने उस स्टैट्यूट को इनेक्ट किया है, उसके व्यू को देख रहे हैं। इससे सिमिलर प्रिंसिपल है यूके में हैंसर्ड रूल का, दोनों हम साथ ही डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, अब ये जो मैक्सिम है कंटेम्पोरेनिया एक्सपोजिशो, लैटिन मैक्सिम है। तो इसका मकसद ये है कि जिसने लॉ पास किया, जिस अथॉरिटी ने, उस अथॉरिटी की ओपिनियन, उस अथॉरिटी का जो व्यू है, उसको मद्देनजर रखते हुए कोर्ट इसे इंटरप्रेट कर सकती है। मिसाल के तौर, अब वो जो अथॉरिटी ने अपना व्यू दिया है वो किस तरह दे सकता है। हैंसेड रूल बताता है कि वो व्यू आप अपने पार्लियामेंट में दे सकते हैं। आप देखते हैं कि बिल पास होने से पहले बहस होती है उस पर। तो वो जो डिबेट होती है, वो जो बहस होती है बिल पास होने से पहले, उस बहस, उस मिनट्स को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, जज ऑब्जर्व कर सकता है, कोर्ट ऑब्जर्व कर सकती है, ताकि पता लगाया जा सके कि इस एक्ट का मकसद क्या था। वो मकसद आपकी लेजिस्लेचर दो जगह उसको एक्सप्रेस करती है। नंबर वन, ड्यूरिंग द डिबेट, जब वो बिल की फॉर्म में होता है, अभी एक्ट नहीं बना होता। नंबर टू, आप जब एक्ट पढ़ते हैं तो एक्ट के सबसे ऊपर एक हेडिंग होती है प्रीएम्बल की। प्रीएम्बल क्या होता है? प्रीएम्बल आपको पर्पस बताता है कि ये एक्ट हम क्यों बना रहे हैं, इस एक्ट की नेचर क्या है। क्या ये एक कंसोलिडेटिंग एक्ट है, क्या ये एक अमेंडिंग एक्ट है, क्या ये एक रिपीलिंग एक्ट है। कंसोलिडेटिंग एक्ट होता है जो तीन चार कवानीन को इकट्ठे करता है, जैसे लॉ ऑफ एविडेंस का क्यूएसओ है, उसका प्रीएम्बल पढ़े, उसमें लिखा है ये कंसोलिडेटिंग एक्ट है जो कि तमाम एविडेंस के पिछले कवानीन को एक जगह एक शक्ल में कंसोलिडेट करता है, इकट्ठा करता है। फिर इसी तरह अमेंडिंग एक्ट है, एक अमेंडमेंट आई है तो वो एक्ट के प्रीएम्बल में लिखा होता है कि ये एक्ट का मकसद अमेंडमेंट लाना है, इन प्रोविजंस को चेंज किया गया है। इसी तरह रिपीलिंग एक्ट होता है कि आप पिछला एक्ट रिपील करते हैं, तो ये उसका नेचर होता है। ये कैसे पता चलता है? प्रीएम्बल से। और प्रीएम्बल जो है ये आपका एक्सप्रेशन है, आपकी लेजिस्लेचर इसे एक्सप्रेस करती है। तो कंटेम्पोरेनिया एक्सपोजिशो मैक्सिम कहता है कि आपकी जो जुडिशरी है, जो जजेस हैं, उन्होंने देखना है कि लेजिस्लेचर ने इसके ऊपर क्या ओपिनियन दिया हुआ है, तो उस ओपिनियन को भी हम कंसिडर कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास मैक्सिम आता है इजस्टिम जनरल का। ये मैक्सिम कहता है कि जब एक प्रोविजन के अंदर, एक सेक्शन के अंदर तीन चार चीजें यूज हो रही हैं और बाकी एक जनरल वर्ड है, तो उसको भी उसी कॉन्सेप्ट में लिया जाएगा। मिसाल के तौर पे मैं आपको इसकी कोई एग्जांपल इस तरह से देता हूँ कि जहाँ पे हम एक एक्ट बनाते हैं जो कि एनिमल सेफ्टी से रिलेटेड है, जो स्ट्रे पेट्स हैं, कैट्स हैं, डॉग्स हैं, उनसे रिलेटेड है कि उनकी प्रोटेक्शन के लिए अब वो एक्ट बन गया। उस एक्ट में अगर लिखा है ना कि दिस एक्ट इज enacted for the purpose of the protection of cats, dogs and other animals, तो ये जो टर्म है ना, एंड अदर एनिमल्स, इस टर्म को आपने कैट्स एंड डॉग्स के पर्सपेक्टिव से इंटरप्रेट करना है। अदर एनिमल्स का मतलब ये नहीं कि कैट्स, डॉग्स एंड लायंस, नहीं। इसका मतलब वो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं जो कैट्स और डॉग्स के साथ पाए जा सकते हैं। मिसाल के तौर पे रैबिट्स हो सकते हैं, और कोई ऐसे घोड़े हो सकते हैं, और कोई ऐसी कैटेगरी जो कि कैट्स और डॉग्स यानी कि पेट वाली कैटेगरी में फॉल कर सके, उसके साथ रिलेट कर सके। एक ऐसी बिल्कुल ऑफ कैटेगरी नहीं, क्योंकि अदर एनिमल्स के अंदर आपके पास राइनोसोरस भी आता है, आपके पास लेपर्ड आता है, आपके पास लायन आता है, आपके पास डियर आता है, बहुत सी कैटेगरीज है। लेकिन उन उस कैटेगरी का मकसद ये है उसके साथ। अब मैं आपको इसकी टैक्स वाले रेफरेंस से मिसाल देता हूँ। जैसे कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में अगर लिखा हुआ है कि 1300 सीसी तो 1400 सीसी से ज्यादा की कार अगर आपकी हो तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है। उसके साथ लिखा हुआ है एंड अदर व्हीकल्स ऑफ द सेम काइंड, तो उसका मतलब ये है कि वो सारी जो गाड़ियां हैं वो भी उसी कैटेगरी में फॉल करती हैं, 1600 1500 सीसी में। वो कोई स्पोर्ट्स कार ना हो 3000 सीसी वाली। तो जब कोई स्पेसिफिक टर्म्स यूज की जाए ना, और उसके बाद एक जनरल टर्म यूज की जाए, तो उस जनरल टर्म को भी उसके साथ ही रिलेट करके हमें पढ़ना होता है। मिसाल के तौर पे कमर्शियल व्हीकल्स की बात कर लें,
तो अगर हम कोई कमर्शियल 3-4 व्हीकल्स को हम बताते हैं, उसके जैसे सुजुकी कैरिडब है और इस तरह की जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स हैं, कोस्टर हैं, बसेस हैं, उसके साथ लिखे हैं अदर व्हीकल्स ऑफ द सेम काइंड। तो इसका मतलब कोस्टर लिखा है पहले, फिर बसेस लिखा है, उसका मतलब अगली भी उसकी कैटेगरी में ही फॉल करे। ये ना हो कि कोस्टर, बसेस, प्लेन और सम हाई स्पीड व्हीकल, स्पोर्ट्स कार, तो कैटेगरी वही होती है। ये था एडजस्टम जनरेट, कि अगर इस तरह का टर्म है तो उसका मतलब ये होता है कि वो उसी कैटेगरी से रिलेट करता है। जैसे अगर आप यूज करें किसी एग्जामिनेशन हॉल में, स्मार्ट वॉच इज नॉट अलाउड, मोबाइल फोन एंड अदर एक्सेसरीज। फिर अदर एक्सेसरीज के अंदर आपके पास जो है वो ईयरबड्स जो हैं वो आ सकते हैं, हेडफोन्स आ सकते हैं, तो उससे रिलेटेड कैटेगरी। फिर हमारा जो अगला प्रिंसिपल है वो है नोसिटरिस चॉइस। ये जो मैक्सिम है, ये प्रिंसिपल कहता है कि अगर एक वर्ड है, उसका मतलब आपको समझ नहीं आ रहा, तो उस वर्ड का मतलब समझने के लिए आप उसके सराउंडिंग वर्ड्स को यूज कर सकते हैं ताकि आपको उसका मतलब समझ आ जाए। सो नोसिटरिस चॉइसेस इसकी बात करता है कि अगर कुछ 3-4 वर्ड्स हैं जिनकी आपको समझ नहीं आ रही कि स्टैचूट में इसका क्या मतलब है, तो जो उसका सराउंडिंग वर्ड्स है ना, उससे आप मतलब निकालें। अक्सर ऐसा होता है कि हमें किसी वर्ड का मतलब नहीं पता होता, लेकिन जब हम पैराग्राफ पढ़ते तो हमें समझ आया थी कि यार इसका मतलब ये है। तो आप इस तरह से इस मैगजीन को यूज करके उस वर्ड को, उस सेंटेंस को, उस फ्रेज को आप इंटरप्रेट कर सकते हैं। फिर हमारे पास मैक्सिम है, मैं आपके साथ एग्जैक्ट एक्सप्रेसियो यूनियस एक्सक्लूसिव अल्टीरियस, ये लैटिन वर्ड्स तो हैं इसकी, मैं आपके साथ बाकी इसको मैं एक्सप्लेन। ये लैटिन मैक्सिम है। इस मैक्सिम का मतलब ये है कि जब एक स्पेसिफिक चीजें, काइंडली जिनका माइक ऑन है वो अपना माइक ऑफ कर लें, थैंक यू। इस मैक्सिम का मतलब ये है कि जब कुछ ऐसी टर्म्स को स्पेसिफिकली एक्ट के अंदर बता दिया गया है, तो जो बाकी चीजें हैं वो इम्प्लाइडली ओमिट हो गई हैं। मिसाल के तौर पे एक प्रिंसिपल ऑफ इंटरप्रिटेशन है, कॉन्ट्रास्ट टू जस्ट एंड जनरल। इसके अंदर आप ये बात करते हैं कि अगर एक एक्ट के अंदर लिखा हुआ है कि एक आपका जो लॉ है उसके अंदर आपको लिखा हुआ है कि सेंटर के अंदर, एग्जाम सेंटर के अंदर मोबाइल फोन लाना मना है, तो मोबाइल फोन लाना मना है, इसको इम्प्लाइडली आप इंटरप्रेट कर सकते हैं कि बाकी चीजें आप ला सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ इंटरप्रिटेशन है ना। तो जहां स्टैचूट में एक चीज एक्सप्रेसली मना कर दी गई है, तो उसको इस तरह भी इंटरप्रेट किया जा सकता है कि इनडायरेक्टली जो दूसरी चीजें हैं जिसको वाजे तौर पे मेंशन नहीं किया है वो अलाउड है। इसको हम एक प्रिंसिपल के साथ लेते हैं इम्प्लाइड ओमिशन। इस पे डिबेट होती है, कुछ कहते हैं कि इम्प्लाइड ओमिशन जो है ये सही है, कुछ कहते हैं कि नहीं सही। तो इम्प्लाइड ओमिशन ये होता है कि जब एक्सप्रेसली किसी एक्ट को जो है पीनलाइज किया जाए या कोई चीज मेंशन कर दी जाए कैटेगरी को, तो दूसरी जिसको नहीं लिखा वो समझा जाता है कि वो इसमें नहीं आती, इम्प्लाइडली ओमिट हो जाती है। ये इसका प्रिंसिपल है। फिर अगर हम इंटरप्रिटेशन पे, ये मैंने जैसे 2-3 मैक्सिम शेयर किए हैं, उसके बाद हमारे पास कुछ कंस्ट्रक्शन में, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टैट्यूट में कुछ प्रिंसिपल्स हैं, जैसे कि हारमोनियस कंस्ट्रक्शन है। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस को फॉलो करते हैं तो आपको ये टर्म बड़ी सुनने को मिली होगी, प्रिंसिपल ऑफ हारमोनियस कंस्ट्रक्शन। हारमोनियस कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कि किसी भी स्टैट्यूट की एक प्रोविजन को दूसरी प्रोविजन के खिलाफ खड़ा ना किया जाए। कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन के दूसरे आर्टिकल के खिलाफ ना हो, ऐसे इंटरप्रिटेशन की जाए जिससे इस आर्टिकल को भी वैलिडेट किया जा सके और इस आर्टिकल को भी। इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ हारमोनियस कंस्ट्रक्शन। इससे कोर्ट ये करती है, कोशिश करती है कि जो प्रिंसिपल्स हैं किसी एक्ट के अंदर, वो जो प्रोविजंस हैं उनका आपस में कॉन्ट्राडिक्शन ना हो, उन्हें इस तरह से इंटरप्रेट किया जाए ताकि वो एक हार्मनी क्रिएट हो सके।
यही प्रिंसिपल इन्होंने पीछे जो केस है, जो नया एक्ट है 2023 का, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, उसको जब कोर्ट ने नल एंड वॉइड करने का जो फैसला दिया, उसमें ये प्रिंसिपल यूज किया गया। उन्होंने कहा कि हमने कोशिश की है इसको हारमोनियस कंस्ट्रक्शन करने की, लेकिन नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में मैंडेट नहीं दिया गया। अब वहां पे कोर्ट ने कौन सी इंटरप्रिटेशन यूज की थी? वहां पे कोर्ट ने लिटरल रूल इंटरप्रेट किया था। कोर्ट कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं लिटरली या वाजे तौर पे नहीं लिखा हुआ कि आप जजेस के कंडक्ट से रिलेटेड आप बना सकती है कानून लेजिस्लेचर। तो इसलिए जो है ये एक्ट जो है अल्ट्रा वायरीज है, और हारमोनियस कंस्ट्रक्शन के प्रिंसिपल को हम अप्लाई करना भी चाहें तो हम नहीं कर सकते। तो इसलिए उन्होंने एक्ट को नल एंड वॉइड किया। तो जब कोर्ट को प्रिंसिपल्स पता होते हैं, तो कोर्ट वक्त के साथ साथ उन प्रिंसिपल्स को चेंज करती है, उन्हें अप्लाई करती है। केस की नौयत पे डिपेंड करता है ये, केस की नौयत क्या है उस हिसाब से ये वेरी करती है। फिर दूसरा प्रिंसिपल है बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन का। इस प्रिंसिपल का मकसद ये है कि एक कानून का मकसद होता है बेनिफिट पहुंचाना। बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन में कोर्ट इंटरप्रेट इस तरह से करती है ताकि आपको जो बेनिफिट मिलना चाहिए किसी कानून से वो आपको मिल सके। बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन से कोशिश की जाती है कि जो रिलीफ है वो एग्रीव्ड पार्टी को मिले, और बेनिफिट जो है पब्लिक एट लार्ज को इसका मिले उस एक्ट का। तो इसको हम प्रिंसिपल ऑफ बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन कहते हैं, कि जहां आपका मकसद होता है ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देना और ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट पहुंचाना किसी भी कानून के थ्रू। फिर हम अगर इंटरप्रिटेशन की बात करें तो उसके अंदर जो स्टैचूट की हिस्ट्री मैंने जिस तरह बताया वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपने एक्ट बनाने से पहले, बिल की जो डिबेट है उससे पहले जो इवेंट्स हुए हैं वो देखना भी बहुत ज़रूरी होता है, कि क्या इवेंट्स हुए हैं जिसकी वजह से एक कानून को बनाने की ज़रूरत आई। तो जो हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं और जो इस तरह के सिनेरियो हैं वो भी देखे जा सकते हैं इसमें। और ये जो इंटरप्रिटेशन का टॉपिक है, ये ऐसा है कि इसके अंदर नए नए प्रिंसिपल्स ऐड होते रहते हैं, और वो वक्त के साथ साथ जो है इवॉल्व भी करते रहते हैं। इसके अंदर जैसे मैंने आपको ये कुछ मैगजिम्स बताए, इसके अलावा और भी काफ़ी मैगजिम्स हैं। वो मैगजिम्स हर एक उस प्रिंसिपल को शो करता है कि जो एक पर्टिकुलर स्टैट्यूट की इंटरप्रिटेशन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने यूके में इस पे बहुत डिबेट हुई और इसको बहुत प्रोग्रेसिवली यूज किया गया, लेकिन सैडली अब हमारे लीगल सिस्टम में इसकी जो प्रैक्टिस है वो थोड़ी सी डल और डिमिनिश हो गई, क्योंकि लोगों को इसकी इतनी नो हाउ नहीं है इन प्रिंसिपल्स की। और ये जो प्रिंसिपल्स का जो स्टेटस है, ये एक परसुएसिव लेवल से भी ज्यादा है, क्योंकि ये जूरिस्प्रूडेंशियल मैटर है। ये कोई केस लॉ वगैरह तो इसका अवेलेबल है ही है, यूके के भी हैं, इंडियन केस लॉज भी हैं, लेकिन उसके साथ ये जो जूरिस्प्रूडेंस है, ये आपके जो फिलोसफर्स हैं, आपके जो लीगल जूरिस्ट हैं, उनके थ्रू जो इवॉल्वमेंट है ना वो ज्यादा हुई है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की। तो जब हम इसको पढ़ते हैं और इसके अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, तो आप एक ही प्रोविजन में पांच छह आप प्रिंसिपल्स जो हैं वो आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर इसकी जैसे एक और प्रिंसिपल है पर्पसिव इंटरप्रिटेशन का। पर्पसिव इंटरप्रिटेशन कहती है कि इसका मकसद क्या है, इसका पर्पस क्या है इस लॉ का, उसको इंटरप्रेट करने में वो यूज होता है, जैसे प्रियम्बल होता है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं बाय लॉज की, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट की, वो भी इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स में बड़ा हेल्प आउट करते हैं और उसके डोमेन में आते हैं। स्टैट्यूट्स को रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देना, रेट्रोस्पेक्टिव लॉज बनाना वैसे तो एक नेगेटिव प्रैक्टिस समझी जाती है। रेट्रोस्पेक्टिव लेजिस्लेशन को हम एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज भी कहते हैं। ऐसे कानून बनाना जिसका अमल दरामद आप बैक डेट से करवाएं, उसको हम रेट्रोस्पेक्टिव लॉज कहते हैं। मिसाल के तौर पे आप आज 14 सितंबर 2023 को एक कानून बनाते हैं और आप कहते हैं इस कानून का इतलाक 10 साल पहले से हो रहा है, तो 10 साल पहले जो भी कोई इंसिडेंट वगैरह होंगे वो भी इसमें आएंगे, इसलिए इसको एक अच्छा कानून नहीं समझा जाता। और स्ट्रिक्टली ये प्रोहिबिटेड है कि किसी भी बंदे को
एक जुर्म, एक एक्ट का जुर्म होने से पहले उसे सजा दे दें। एक बंदे ने 5 साल पहले एक एक्ट किया है, तब वो क्राइम नहीं था, आप बाद में कानून बनाते हैं और फिर उसको 5 साल पहले जुर्म की सजा देते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है और ये डिस्करेज प्रैक्टिस है। हमारे आर्टिकल 13 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के वो हमें सेफ गार्ड देते हैं अगेंस्ट रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट एंड डबल पनिशमेंट। तो जो आर्टिकल 12 में रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट की बात की गई वो यही कही गई है कि एक बंदे को आप उसके पिछले किसी एक्ट की आप सजा नहीं दे सकते इस बात पे कि तब वो जुर्म नहीं था, अब आपने कानून बना दिया तो उसकी जो 5 साल पहले है उसने जो किया है उसकी सजा दो। ऐसे नहीं होता। लेकिन कुछ ऐसे प्रोसीजरल मैटर्स हैं जिसको आप रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई कर सकते हो। क्यों? उसका मकसद होता है कि हमारे जो प्रोसीजरल मैटर्स में जो कोई फ्लॉ है, जो कोई शॉर्टकमिंग्स हैं, उसको हम एड्रेस कर सकें। मिसाल के तौर पे जैसे अगर किसी को कोई सजा मिली हुई है तो उस सजा को खत्म किया जा सकता है, उस सजा को कम किया जा सकता है। इस तरह के एक्ट जो हैं वो पास किया जा सकते हैं विच आर रेमेडियल इन नेचर और विच आर बेनिफिशियल इन नेचर, यानी कि जो पब्लिक एट लार्ज के लिए बेनिफिशियल हो, उनको आसानी फराहम करने के लिए, तो उन एक्ट को हम रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि टैक्स एग्जेम्पशंस अगर आपने देनी है तो आप इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में कोई अमेंडमेंट करते हैं तो उससे आप रेट्रोस्पेक्टिवली आप टैक्स एग्जेम्पशंस जो हैं आप वो लोगों को दे सकते हैं ताकि लोगों को रिलीफ फराहम हो सके, लोगों को रिलीफ मिल सके। तो उन सरकमस्टांसिस में हम इनको रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई कर सकते हैं, वरना जनरल प्रैक्टिस है प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ लॉ। ये हमारी जनरल प्रैक्टिस है कि पहले कानून बनेगा, उसके बाद उसको अमल दरामद किया जाएगा, उसके बाद जो भी इंस्टेंसेस हैं, जो भी अकरिंग्स हैं, उसके बाद ये एक जनरल है प्रिंसिपल। जिशान सर, पाकिस्तान में कौन से लॉज रेट्रोस्पेक्टिव हैं? जी जिशान, इसके अंदर जो है कुछ कानून पहले बने थे, जेजेएसओ से रिलेटेड कुछ थे। जो रेट्रोस्पेक्टिव लॉज है ना, हमारे प्रोसीजरल लॉज ज्यादा रेट्रोस्पेक्टिव हैं, सब्सटैंटिव नहीं है। सीपीसी में कोई अमेंडमेंट्स अगर आई हुई हैं वो रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई किया हुआ है उनको। और इसकी एक मिसाल मैं आपको देता हूँ, एक एक्ट और गुजरा है जिसके अंदर वो सज़ा जो है वो 5 साल कर दी गई है, जो कि ज़्यादा थी सज़ा। आर्टिकल 62 और 63 की वो इंटरप्रिटेशन करते हुए, तो उसके अंदर बैक डेट से जो सजाएं मिली हैं उनको कम किया गया। तो इस तरह का रेमेडियल या रेक्टिफाई करने वाला जो इफेक्ट होता है ना, वो रेट्रोस्पेक्टिव नेचर होता है। तो जो 2023 का वो एक्ट आया है ना, पनिशमेंट से रिलेटेड है मेरे ख्याल से, उसके एग्जैक्ट नाम अभी जेहन में नहीं आ रहा, वो रेट्रोस्पेक्टिव है। उसके बाद और कोई प्रोविजंस एक्ट में रेट्रोस्पेक्टिव होती हैं। जरूरी नहीं है कि पूरे का पूरा एक्ट ही रेट्रोस्पेक्टिव हो, उसकी एक दो सेक्शन जो है वो भी रेट्रोस्पेक्टिव हो सकते हैं, उसको भी हम कर सकते हैं। इसको डिस्करेज इसलिए किया जाता है ताकि जो पिछली ट्रांजैक्शंस हैं वो तो उन अकॉर्डेंस विद प्रीवियस लॉज हो ना। प्रोस्पेक्टिव लॉ का मतलब होता है कि जो आने वाले हालात हैं वो इस कानून के तहत होंगे, लेकिन इससे पहले जो भी मामलात हुए हैं वो पिछले कानून के तहत डील हो गए हैं, अगर कोई पिछला लॉ जो है वो रिपील हो गया हुआ है तो ये जी बिल्कुल, ये मिलिट्री पनिशिंग सिविल इन मिलिट्री कोर्ट्स, इसको भी देखा जा सकता है। अब इसके अंदर वो यही चीज है ना कि हम इसकी क्या एक सेक्शन को हम ले रहे हैं या हम पूरे एक्ट को ले रहे हैं। तो इसी तरह जैसे उन्होंने मिलिट्री कोर्ट्स पे भी अब लेजिस्लेशन की है, और इवन जो आपका ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट आया है 2023 का, उसके अंदर अमेंडमेंट की गई है, उसके अंदर अमेंडिंग लॉ ऐड किया गया। तो मुख्तलिफ नौयत होती है, मुख्तलिफ नेचर होती है। वैसे जो जनरल प्रैक्टिस है वो ये है कि जो इस तरह के रेट्रोस्पेक्टिव लॉज है ना, इनकी प्रैक्टिस को डिस्करेज किया जाए ताकि ये एक ट्रेंड ना बने, क्योंकि ये जो लॉज हैं ये रिस्पेक्टेबल नहीं है। इसकी एक बेसिक वजह ये है ना कि एक बंदे को एक नॉलेज ही नहीं है किसी कानून का। इसके ऊपर इवन जो काफ़ी आपको जजमेंट्स भी मिलेंगी, और जैसे कि 1968 की भी एक जजमेंट है अब्दुल बकी बलोच केस की, मुझे याद आ गई।
उसके अंदर उन्होंने बताया था कि अगर एक कानून को आपने रेट्रोस्पेक्टिव एक्सप्रेसली इम्प्लाइडली नहीं किया तो वो भी उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो ये भी कुछ सर्टेन जो है ना इंस्टेंसेस हैं। अब रेट्रोस्पेक्टिव नेचर कुछ ऐसा है, कुछ एक्ट्स को हम एक्सप्रेसली हमारा कानून नहीं बताता कि ये जो है वो रेट्रोस्पेक्टिव है, लेकिन आप जो है वो जब उसको इंटरप्रेट करते हैं फिर आपको पता लगता है कि ये रेट्रोस्पेक्टिव है या नहीं है। जैसे कि 1970 का भी एक केस था, उसके अंदर भी कोर्ट ने ये बताया था कि पहले जो जनरल प्रिजम्पशन है ना, वो यही है कि जो एक्ट हैं वो प्रोस्पेक्टिव इन नेचर है। अब जैसे ये एक्ट हमने डिस्कस किया, इसकी जनरल प्रिजम्पशन यही होगी कि ये प्रोस्पेक्टिव है। लेकिन अगर कोई बंदा कोर्ट में इसको लेके जाता है, इसको कॉन्टेस्ट करता है और कहता है कि इनका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट हो रहा है, इस प्रोविजन को चैलेंज करता है, तो फिर कोर्ट उसको डिक्लेयर कर सकती है कि इसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है। और जब कोर्ट डिक्लेयर कर दे तो फिर जो है उनको चाहे तो स्ट्राइक डाउन भी कर सकती है, चाहे तो देख सकती है कि उसको इफेक्ट को उसने कोर्ट ने आगे फर्दर ऑन उसको कंटिन्यू करना है कि नहीं करना। तो ये थी आज की हमारी जनरल डिस्कशन इंटरप्रिटेशन के प्रिंसिपल्स के हवाले से। मैंने कुछ आपके साथ मैगजीम्स भी शेयर किए, और अब आपके कोई क्वेश्चंस वगैरह हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। थैंक यू। अच्छा जी, आपका क्वेश्चन है गोल्डन और मिस्चीफ रूल में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस इनमें बारीक है, थोड़ा सा माइन्यूट सा डिफरेंस है। पहले मिस्चीफ रूल पे आते हैं। मिस्चीफ रूल का मकसद ये होता है कि एक कानून किस पर्पस के लिए बनाया था, उस पर उस मिस्चीफ को उसने रोकना है, उस सजा को। अगर आप एक एंटी रेप एक्ट बनाते हैं तो उस एक्ट का मकसद ये है कि जो रेप विक्टिम्स हैं उनको जो है फैसिलिटेट किया जाए, रेप के ऑकरेंसेस को, इस क्राइम को रोका जाए। तो अगर किसी एक्ट में किसी प्रोविजन में इस तरह की एम्बिग्युइटी है या क्रिमिनल के लिए कोई छूट दी गई है, तो जज उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं और उसको सख्त कर सकता है, सजा को सख्त कर सकता है। चाहे तो उसको और क्राइम्स जो साथ छोटे मोटे रेप के साथ जो छोटे मोटे क्राइम्स एडिड हैं उसको भी इसमें बना सकता है, उसको पिनलाइज कर सकता है, ऑफेंस बना सकता है। क्यों? अगर वो मिस्चीफ रूल देखे, क्योंकि इस एक्ट का मकसद ये था कि इस तरह के जुराइम को रोका जा सके। इसी तरह मैं गोल्डन रूल की बात करता हूँ। गोल्डन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन ये है कि अगर किसी एक्ट के अंदर, किसी स्टैचूट के अंदर कोई एम्बिग्विटी है तो उस एम्बिग्विटी को जज क्लैरिफाई करे। बाज दफा जो हमारे लॉ मेकर्स हैं, आपने कोई एक्ट की प्रोविजंस पढ़ी हैं, उसकी जरा ना इंग्लिश थोड़ी सी टेक्निकल होती है, टेक्निकल वर्ड्स होते हैं। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस एक्ट, दिस शैल हैव ओवरराइडिंग इफेक्ट, save as otherwise provided under this act, so on and so forth। इस तरह की जो टर्म्स हैं ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड और टेक्निकल होती हैं। जजेस की कोशिश गोल्डन रूल में होती है इसको इस तरह इंटरप्रेट करना कि जो इसका मकसद है वो हल हो, और जो एम्बिग्विटी है, जो अनसर्टेनिटी है, वो खत्म हो। एक्ट को एनफोर्स कराना तो आपके एग्जेक्टिव का काम है। जब एग्जेक्टिव परेशान हो जाए कि उनके पास ये पावर है, ये पावर नहीं है, फॉर एग्जांपल देयर इज अ सर्टेन सेक्शन जो कि आपके ब्यूरोक्रेसी की किसी पावर से डील करता है, ठीक है। अब उसे उस पावर का, उस अथॉरिटी का पता ही नहीं है, वो कहता है कि इस एक्ट में मुझे दी है कि नहीं दी। आगे कोई आगे चैलेंज कर देता है तो कोर्ट उसको देखती है, गोल्डन रूल लगाती है कि भाई आपको ये इख्तियार मिला हुआ है, इसका मतलब ही है। क्योंकि हर बंदे को कानून पढ़ना नहीं आता, इंग्लिश की रीडिंग करना अलग है और लॉ में उसकी सेंस बनाना अलग चीज है। तो जो गोल्डन रूल है उसमें जज कोशिश करता है कि उस, जिसको हम कहते हैं स्पेसिफिक टर्म है इसके लिए, स्टैट्यूटरी टेक्स्ट, जो कानून का टेक्स्ट है उसको ऐसे इंटरप्रेट करे कि उसकी कोई समझ बन सके, सेंसिबल बन सके, कोई फजूल बात ना लगे, कोई एम्बिगुअस बात ना लगे जिसकी किसी को समझ ना हो। अब इस तरह की फ्रेजेस यूज करके आप एक ऐसा सेक्शन बनाएं जिसका मतलब ही नहीं किसी को समझ आ रहा, तो उसका क्या फायदा है। तो जजेस जो हैं उस स्टैट्यूटरी टेक्स्ट को इस तरह इंटरप्रेट करते हैं ताकि उसका कोई सेंस बन सके और उसको इम्प्लीमेंट कराया जा सके। सो ये है आपके क्वेश्चन का जवाब। और अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं।
जी, आई गेस अभी और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। आई गेस आज कम पार्टिसिपेंट्स थे, लेकिन आई स्टिल होप जो भी प्रेजेंट थे उनको कुछ ना कुछ इसकी समझ आई है। एंड आई होप कि आपको जो है आपकी प्रैक्टिस में, आपकी एजुकेशन में, और आपके कोई भी और लॉ से रिलेटेड अगर आपके कोई गोल्स हैं तो उसमें ये जो नॉलेज है ये आपकी हेल्प कर सके। और इंशाल्लाह आई एम वेरी मच होपफुल कि इस नॉलेज से आपको ना कानून समझने में और आसानी होगी और आपको कानून मज़ेदार लगेगा। आपको पता लगेगा कि इसका मकसद क्या है। क्योंकि पहले आप सिर्फ रीडिंग करते थे, अब जब आपको ये डॉक्ट्राइन्स का पता लगा तो आप इन प्रिंसिपल्स को, इन डॉक्ट्राइन्स को यूज़ करके एक नई एनालॉजी क्रिएट कर सकते हैं। एक अच्छा वकील वो होता है जो साथ-साथ एक फिलॉसफर भी हो, एक जूरिस्ट भी हो। जब तक आपका जूरिस्ट माइंड नहीं होगा तब तक आप इनोवेशन और क्रिएटिविटी इस फील्ड में नहीं ला सकते, जो कि बहुत मिसिंग है। आपने अगर एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी वकील बनना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास एक्स्ट्राऑर्डिनरी नॉलेज भी हो। सो दैट्स माय मैसेज फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। अपना अपना ख्याल रखिए आप सब। अल्लाह हाफ़िज़।